Okay, so again, repeat. Thank you, Abhay Mishra ji, for joining us today. And he needs no introduction because his relationship with the Ganga is remarkable, to say the least. He's authored many books like Chullu Bhar Kahani, Dar Dar Gange, Mati Manu's Chun, based on his relationship with the Ganga Basin and what all is happening with the water crisis in today's world. He's currently the coordinator of Indira Gandhi National Center for the Arts in Riverine Culture and Water Wisdom. He's worked as an environmental consultant to Namami Gange, which is a flagship program for the Ministry of Water Resources and River Management. He also writes a weekly column on the print and the Yathavat. He is directing an environment documentary series for the program Special Report for our very own Rajya Sabha TV. And of course, he's a script writer. He's directed a special series on the Ganga River. And I hope someday we can do a seminar or a workshop here at the Himalayan Institute on all the rivers of the Himalayas and what they mean to the people and how important they are for the land, for this land and our whole system, our environmental system. And Abhijit, I do remember when I was an undergrad, I had written a paper on, you know, the other side of the Yamuna, the sister of Ganga, she's called the dark one. And I was very, very shaken when I saw the Yamuna River in Delhi. And my friend and I, we wrote a paper together for St. Stephen's. And your talk today is almost, I feel it's going to take me down memory lane. So thank you, आप यहाँ हमारे साथ हैं और हम बहुत उत्सुकता के साथ आपके विषय को सुनने के लिए तैयार हैं. So over to Abhay ji for his talk today. And at this point, I would urge everyone to close their videos, including me, and to have their mics muted. धन्यवाद सोनाली जी. हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर एंड हेरिटेज स्टडीज ने ये मौका दिया है मुझे कि गंगा के फिश और उनकी फिशरीज प्रैक्टिस पर बात करूं. तो जैसा आपने कहा, गंगा की अभी तक पूरे इंटायर गंगा की मैं 4 बार यात्रा कर चुका हूं, लेकिन जो पिछली यात्रा थी, आखिरी जो यात्रा थी, उसका उद्देश्य मुख्य तौर पर गंगा पर पूरी तरह निर्भर जातियों और उस समुदाय को समझना था जिनकी जीविका पूरी तरह से गंगा से चलती है और जिनके गंगा के बदलने से वो विस्थापित हो गए, उनकी जीविका छीन ली गई. तो वास्तव में जब इस यात्रा को करना शुरू किया तो वो धीरे धीरे गंगा की मछलियों और मछुआरों पर ही सीमित हो गई, क्योंकि ये कम्युनिटी बहुत बहुत बड़ी है, बहुत ब्रॉड है और हर जगह आप जब गंगा को यदि सिर्फ फिशरीज पॉइंट से देखेंगे तो आप 3 उसको हिस्सों में बांट सकते हैं. मैं कुछ भी यहाँ ऐसा आपको नहीं सुनाने जा रहा हूँ कि गंगा की खास मछली गोल्डन महाशीर है, तो वो ठीक है, वो अपनी जगह है, लेकिन इश्यूज बड़े डिफरेंट है कि आप सिर्फ उसका एक उजला पक्ष नहीं देख सकते. पहला हिस्सा है गंगा के लिए, जब आप देखते हैं पूरा पहला हिस्सा हरिद्वार है, आपका हरिद्वार तक पूरा हिमालयन रेंज, जहाँ पर फिशिंग जो प्रैक्टिसेस है बहुत कम है, लेकिन जो है वो कहीं और नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ वहीं पाई जाती है. वो पहाड़ी क्षेत्र का अपना तरीका है फिशिंग करने का. उसके बाद जब मैदान में आते हैं तो फिशरीज और फिशिंग का बहुत ब्रॉड रूप देखने को मिलता है, बहुत व्यापक है उसका दायरा. आप उसको भी ऐसे बांट सकते हैं. हरिद्वार से वाराणसी तक अलग है मामला, आपके गाजीपुर से भागलपुर राजमहल तक अलग है, और फिर बंगाल एकदम अलग है. वो गंगा को लेकर उसका सोचना, उसका काम करना बहुत अलग है बाकी हिस्से से. लेकिन ये सारा कुछ उन्हें पूरे बेल्ट को हिमालय देता है. कैसे देता है, उसके साथ वो कैसे रहते हैं, कैसे जीते हैं और कैसे अपनी इकोलॉजी को खराब करते हैं, वो बताने की, समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ. चूंकि गंगा उत्तराखंड से निकलती है, हिमालय से निकलती है, इसलिए बात सबसे पहले वहीं की होनी चाहिए. क्योंकि जब आप नदी के किनारे चलते हैं तो देखते हैं धीरे धीरे परतें खुलने लगती हैं.
ये गंगा सिर्फ आस्था नहीं है, आस्था का बाजार नहीं है, ये वाटरवेज भी नहीं है, और पोल्यूशन, टूरिज्म, मोक्ष, इन सबसे बढ़कर गंगा कुछ और है, एक बहुत बड़ी कम्युनिटीज के लिए। ये जितनी धार्मिक नदी है उतनी ही राजनीतिक है, और जितनी राजनीतिक है उतनी ही मेटाफर भी है। तो एक उसको उसको समझने की जरूरत है। पूरे गंगा बेल्ट में 265 प्रकार की मछलियां या स्पीसीज पाई जाती हैं। उत्तराखंड में खासतौर पर, क्योंकि मैं उत्तराखंड की प्रैक्टिसेस के आपको एक दो छोटे छोटे फोटोग्राफ दिखाऊं, उसके पहले हिमालय में हमेशा से जो फिशिंग प्रैक्टिसेस है बहुत ज्यादा नहीं रही, रही भी है तो बहुत छोटी छोटी यूनिट में रही है, मास प्रैक्टिस उस तरह की नहीं रही हिमालय में। लेकिन एक छोटी सी एक धुनार जाति होती है। धुनार जाति करीब 15वीं-16वीं सदी में, मतलब गढ़वाल जो शासन बना उससे भी काफी पहले, उसको हिमाचल के सराउंडिंग एरिया से ये लोग घूमकर टिहरी आए थे, बहुत प्राचीन जो टिहरी था, और टिहरी में आकर ये लोग बसे थे। और ये पहली कम्युनिटी लिटरली इसके रेफरेंस मिलते हैं जिन्होंने कुछ फिशिंग वहां पर की थी। लेकिन कालांतर में जिस तरह से हिमालय अपनी नदियों के साथ बिहेव करता है, ये वहां पर धार्मिक कार्यकलाप ज्यादा है। और ये जो धुनार जाति जिसका मैं बता रहा था, धुनार लोग, ये टिहरी में जिस जगह पर थे, वो वहां पर फिशिंग किया करते थे ट्रेडिशनल तरीके से। थोड़ा सा संगम में, ये भिलंगना और भागीरथी का संगम था वो इलाका। जब 1819वीं सदी की शुरुआत में जब गोरखाओं ने कब्जा किया गढ़वाल पर, और गढ़वाली राजा ने अंग्रेजों से मदद मांगी, और इतिहास गवाह है कि अंग्रेजों की मदद भारतीय राजाओं को हमेशा बहुत महंगी पड़ी है। तो गोरखाओं से गढ़वाल को मुक्त कराने के बाद अंग्रेजों ने गढ़वाल को 2 भागों में बांट दिया। एक जो थोड़ा सा विकसित हिस्सा था, देहरादून और उसके सराउंडिंग वाला, वो अपने पास रख लिया, और ऊपर टिहरी के ऊपर वाला, जो जिसे हम ऊपर टकनौर एरिया कहते हैं, उसको गढ़वाल राजा को दिया। गढ़वाल राजा ने फिर अपनी राजधानी टिहरी में बसाई, और टिहरी में जब उन्होंने शहर बसाना शुरू किया तो सबसे पहले इन धुनारों की बस्तियों को वहां से हटा दिया, उजाड़ दिया। और धुनार थे तब भी, लेकिन वहां से उसको उजाड़ा। ये उजाड़ने और बसने का जो चक्र वहां से चालू हुआ, तो वो टिहरी लगातार झेलता रहा। इसका अंत 2006 में जाकर हुआ, जब एक विकास प्रिय सरकार ने बड़ा डैम बना दिया और सारा टिहरी उसके अंदर चला गया। तो मैं उसकी बात इसलिए कर रहा हूँ धुनारों की यहाँ पर, कि जब धार्मिक क्रियाकलाप बहुत ज्यादा हो गए तो इन्होंने फिशिंग करना कम कर दिया, और ये उस तरह के कामों में शामिल हो गए, यात्रियों को गंगा पार ले जाना या संगम में स्नान कराना। ये उनकी जीविका का ज्यादा साधन हो गया। और एक जो टर्म जो पूरे गंगा बेल्ट में चलती है, आप जैसे ही हरिद्वार से नीचे उतरते हैं, क्षीर सागर पार करने वाली जो पूजा होती है, हर कोई गंगा नाव को टच करके खुद को क्षीर सागर पार करना चाहता है, वो रिचुअल होता है। तो यहाँ के जो नाविक थे, ये बहुत बड़े स्तर पर इसमें शामिल हुए, और इसका वो उनको पैसा मिलता था, वो अपनी नाव से लोगों को पार कराते थे। एक प्रतीक था कि उन्होंने क्षीर सागर पार कर लिया। ये ऐसा लगातार चलता रहता है। लेकिन उसके बावजूद हिमालय में कुछ एक जगह पर फिशिंग प्रैक्टिसेस जारी रही, और वो इसलिए देखना जरूरी है क्योंकि ये प्रैक्टिस और कहीं नहीं मिलती है। सीधे मिलेगी ब्रह्मपुत्र घाटी में, इसके अलावा गंगा बेल्ट में कहीं नहीं है। मैं आपको कुछ एक फोटोग्राफ्स दिखाऊंगा, 1-2 फोटोग्राफ नेट से लिए हैं तो शायद उनका रेजोल्यूशन थोड़ा कम होगा। ये देखिए, इसको फटियाला कहते हैं। ये सिर्फ आपको उपला टकनौर क्षेत्र में मिलता है। इससे एक जाला सा बनाते हैं, 2 बांस में हल्का सा जाली जैसा बनाकर, और उसको पानी के बीच में डुबोते हैं,
और फिश उसमें फंस जाती है और उसको झटके से ये लोग उछाल लेते हैं। तो ये इस तरह की प्रैक्टिसेस हैं जो इंडिविजुअल लेवल पर देखने को मिलती हैं, और ये इन्हीं जगहों पर मिलती हैं। दूसरा ये देखिए, इसको गाड़ा कहते हैं। ये बांस का, या जो लोकल में हिमालय में जो लकड़ी अवेलेबल होती है बांस जैसी, उसका एक बहुत लंबा पोर्शन होता है। इसकी एक फोटो और आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये इसे बहुत सकरी जगहों पे जहां पर पानी गिर रहा है, या जहां से झरना आ रहा है, या पानी को निकलने की कम जगह है, ठीक उसी जगह पर इसको गाड़ा जाता है बांस को। और इसमें जो फिश फंस जाती है उसके पास निकलने के लिए जगह नहीं बचती, और इसमें कुछ दिन रहने के बाद वो इसमें से उसको निकाल लेते हैं और यूज करते हैं। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग उनका तरीका है हिमालयन क्षेत्र में फिशरीज का, फिशिंग का, हैमरिंग कहते हैं इसको। इसका एक छोटा सा फोटो अवेलेबल है। इसे स्थानीय भाषा में घन कहा जाता है, क्योंकि पत्थरी इलाका है और मछलियां अक्सर पत्थर के नीचे छुपी रहती हैं, अपना आश्रय ढूंढती हैं। तो लोग क्या करते हैं, बड़ा हथौड़ा लेकर उस पत्थर पर तेजी से मारते हैं। उस पत्थर पर जब तेजी से मारते हैं तो या तो वो घायल होकर बाहर निकलती है या वो मर जाती है। और ये काम बहुत कुछ लोग बचे हैं जो ऐसा कर पाते हैं। इसके लिए भी थोड़ी एक्सपर्टीज चाहिए। कुछ लोग हैंड पिक भी कर लेते हैं। ये तस्वीरें इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये फिर गंगा बेल्ट में कहीं नहीं देखने को मिलता, ये सिर्फ यहीं पर है। और फिर इसकी प्रैक्टिसेस आपको आसाम और उसके ऊपरी हिस्से में जरूर नजर आती है। ये कुछ प्रिमिटिव मेथड्स हैं जो उत्तराखंड में आज भी यूज किए जाते हैं, खासकर जो भूटिया जाति के लोग हैं। जो आप हर्सिल के तरफ जब जाएंगे तब ये चीजें आज भी यूज होती हैं वहां पर। ये इससे फिशिंग वो लोग बहुत बेहतर कर पाते हैं चीजें। वेल, तो ये बात है यहाँ की। उत्तराखंड सरकार ने अपनी फिशिंग पॉलिसीज भी बना रखी हैं, लेकिन बहुत लोग इसलिए भी शामिल नहीं है क्योंकि ज्यादातर जगहों पर धार्मिक क्रियाएं होती हैं, और जहां भी धार्मिक क्रियाएं हैं वहां पर फिशिंग की परमिशन नहीं है। तो चोरी छुपे सारा काम होता है। जब आप लक्ष्मण झूला पे खड़े होते हैं तो एक मछली का दाना बेचने वाला आपको वो पकड़ाता है कि ये लीजिए, इसको डालिए, देखेंगे आपकी फिश ऊपर आएगी। और अब बहुत विडंबना देखिए, जो मछली का दाना बेच रहा है और आप उस समय मछलियों को दाना खिलाकर पुण्य उठा रहे हैं, कमा रहे हैं, वही व्यक्ति उसी दाने को एक कांटे में फंसाकर पुल से नीचे भी लटका देता है और अपने खाने भर के लिए मछली पकड़ लेता है। क्योंकि वो उस धार्मिक क्रिया में दाना खाते खाते मछली इतनी हैबिचुअल हो जाती है कि वो समझ नहीं पाती कि वास्तव में दाना किसी धार्मिक व्यक्ति ने दिया है या कांटा फंसाने के लिए डाला गया है। तो ये ठीक हरिद्वार है, ऋषिकेश है, या उसके ऊपर ऐसे कई धार्मिक स्थान है जहां इस तरह का लोग करते हैं। लेकिन हाँ, मास लेवल पर नहीं है। तो इंडिविजुअली अपने खाने के लिए लोग यूज करते हैं। गढ़वाल की दोनों घाटियों में आप अलकनंदा रूट पे जाएं चाहे भागीरथी रूट पर जाएं, फिशिंग की ये ढेर सारी प्रैक्टिसेस आपको देखने को मिलती हैं। लेकिन जब मैदान में आते हैं, थोड़ा सा उतर के मैदान में जब आते हैं तो थोड़ा सा एक तरह से सीन बदलने लगता है। मैदान में तस्वीर थोड़ी सी बदलती है। इलाहाबाद तक, हरिद्वार से जब इलाहाबाद तक के क्षेत्र में, वाराणसी तक क्षेत्र में वास्तव में ऐसी जगह है जहां पर धार्मिक क्रियाकलाप बहुत ज्यादा है, और यहाँ फ्री फिशिंग है, लेकिन तब भी इन जगहों पर परमिशन नहीं है। और इसी वजह से ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो इलाका है, यहाँ भी आपको फिशिंग प्रैक्टिसेस मास लेवल पर नहीं मिलती। परंतु उसके 2-3 भौगोलिक कारण भी हैं। पहला तो यही है कि इलाहाबाद में यमुना मिलती है, उसके पहले गंगा के पास कोई अच्छी सॉलिड सब्सिडरी रिवर नहीं है, कोई सहायक नदी उसके पास है नहीं। एक तो है काली नदी है, रामगंगा है, लेकिन ये इतनी हेवी पॉल्यूटेड है कि इसमें किसी भी स्पीसीज का जिंदा रह पाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए
चूंकि नदी में उतना पानी भी नहीं है, नदी में उतना चौड़ाई भी नहीं है, नदी में उतनी गहराई भी नहीं है, जो कुछ भी है वो या तो नाले हैं या सरकारी नाले हैं, सीवेज का पानी है या फैक्ट्रियों का नाला है। तो उतनी मछलियां होती भी नहीं है, और जो होती भी है वो बहुत कम है। तो मोरलेस पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो एरिया है, यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी ही आपको इस बिजनेस में नजर आती है। और यही कारण है कि चूंकि बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए ये संगठनिक रूप में नहीं है, और इसलिए ये ताकतवर नहीं है राजनीतिक रूप से, जिसको हम कहते हैं वोट बैंक नहीं है। मतलब यही मछुआरा संघ जब आप आगे बढ़ेंगे गंगा के रूट पर, तो ये बहुत बड़ी ताकत बन जाते हैं, ये बहुत बड़ा वोट बैंक बन जाते हैं, ये राजनीति को चलाते हैं, और कई चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं, सही गलत चीजों में। वहां आगे चलकर मछुआरा संघ एक अलग रूप धारण कर लेता है। लेकिन यहाँ इसका एक बहुत कमजोर पक्ष देखने को मिलता है। क्योंकि नदी उतनी स्ट्रांग नहीं है। नदी में फ्री फिशिंग जरूर है, लेकिन सब्सिडीज नहीं है, पानी नहीं है, इस वजह से इन जगहों पर नहीं होता। तो उसका फर्क क्या पड़ता है? आपको पूरे इलाहाबाद बनारस तक के फील्ड में कोई भी ऐसा परिवार नहीं मिलेगा जो पूरी तरह फिशिंग पर निर्भर करता हो। उसके पास अपनी खेती होगी या वो कटाई पर लेकर कुछ काम कर रहा होगा। आप इवन जो अनूप शहर और मेरठ और गढ़मुक्तेश्वर का जो इलाका है, मुझे नहीं पता आपको इसका ज्योग्राफी आप लोग उसको कितना जानते होंगे, लेकिन इलाहाबाद हरिद्वार के बाद जैसे ही गंगा मैदान में आती है, ये इलाके पहले आते हैं जो मैदानी इलाके कहलाते हैं। मेरठ है, गढ़मुक्तेश्वर है, हरिद्वार है, बिजनौर है, और ये जगह आती हैं। इन जगहों पर फिशिंग करने के लिए जिन लोगों का कब्जा रहता है नदी के हिस्से में, गांव में, ये लोग फिशिंग करने के लिए पूरब से मछुआरों को बुलाते हैं, क्योंकि यहाँ पर उतने एक्सपर्ट लोग नहीं हैं। बिहार से या गाजीपुर के क्षेत्र से मछुआरों को यहाँ बुलाया जाता है फिशिंग करने के लिए, और वो भी बहुत ज्यादा नहीं है। तो उसका इकोलॉजी एक जैसा मैंने बताया बड़ा कारण है। तो वाराणसी तक स्थिति ऐसे ही चलती है। कुछ कम्युनिटी शामिल है, और मोरलेस जैसा मैंने बताया कि धार्मिक गतिविधियों में ज्यादा है। आप देखेंगे यहाँ की जो नावें हैं वो भी बहुत अलग होती हैं। मैं आपको एक दो फोटोग्राफ दिखाता हूँ। ये देखिए, आपको इलाहाबाद के ऊपर के हिस्से में नाव इस तरह की नजर आएंगी। बहुत ही खूबसूरती से उसको सजाया गया है, और बैठने के लिए इंतजाम है, क्योंकि ये फिशिंग एक्टिविटी में पूरी तरह शामिल नहीं रहते हैं, या ना के बराबर रहते हैं। वही क्षीर सागर पूजा होगी या अस्थि विसर्जन पूजा होगी, और उसमें इनको पैसा मिलेगा। इसलिए जो थोड़ा सा टूरिज्म है उस पर ये निर्भर करते हैं, और उसी से पैसा बनाते हैं। लेकिन एक चीज का फर्क कैसे आता है कि जब नाव से ही पैसा कमाना है इसी तरह से, और एक पूजा में शामिल होकर कमाना है, तो पंडे भी इस बिजनेस में आ जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। और गंगा बेल्ट में यानी कानपुर बनारस तक ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर नाव के मालिक भी पंडे हैं, और पंडा आता है नाव के पास क्षीर सागर पार कराने की जो पूजा करा रहा है, आपका जो भी रिचुअल वो करा रहा है, वो नाव का मालिक भी खुद ही है। तो इस तरह की कई चीजों में वो लोग शामिल होते हैं। अब ये एक तस्वीर है कानपुर के पुल के नीचे की, जो नाव में रखा हुआ है सिंगाड़े की बेल है। लोग बेसिकली सिंगाड़े की खेती करते हैं। इसके बाद ये धनिया बोएंगे, या चूंकि उस तरफ कानपुर की तरफ सीवेज का पानी बहुत होता है, इसलिए इसमें तरबूज, जितना लाल तरबूज आप वहां का देखते हैं कानपुर का बहुत अच्छा माना जाता है, वो सब कानपुर के नालों की बदौलत है। तो ये जो कम्युनिटी है ये इन चीजों में इन्वॉल्व रहती है, लेकिन फिर वही बात, सांगठनिक रूप से नहीं है, इसलिए उतने ताकतवर नहीं है पूरी तरीके से जैसा वो कहा जाए। लेकिन अब जब वाराणसी को आप पार कर लेते हैं, तब स्थिति बदलती है, तब तस्वीर एकदम बदलती है, क्योंकि यहाँ से फिर बिहार शुरू होता है। असली जो मछली बाजार है वो यहाँ से शुरू होता है।
बिहार में आकर पूरा सिनेरियो चेंज हो जाता है। 1 करोड़ से ज्यादा मछुआरे हैं सिर्फ बिहार में, और बिहार इतना 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 ताकतवर यहाँ पे वो रहता है। लेकिन जब आप इसकी बात कर रहे हैं बिहार के फिशर कम्युनिटी की, और गंगा की गंगा की फिश की बात करनी है, तो वो असली कहानी यहीं से शुरू होती है। तो इसलिए सबसे पहले डॉल्फिन की बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि डॉल्फिन, जिसको स्थानीय भाषा में सूस कहते हैं, वो गंगा का राजा भी है और गंगा का सेनापति भी है। और गंगा इसलिए भी बात करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये गंगा की जो डॉल्फिन है, जो आपको बिहार के क्षेत्र में नजर आती है, ये हिमालय के बहुत से रहस्यों को खोलने में मदद करती है। डॉल्फिन डॉल्फिन कैसे, डॉल्फिन समझ लीजिए, व्हेल जाति का एक प्राणी है, और ये फिल्मी डॉल्फिन नहीं है जैसा आप फिल्मों में देखते हैं जंप करते हुए। ये बिल्कुल भी नहीं है, बहुत मामूली सा पानी से मुंह बाहर निकालती है और जंप करती है। ऑलमोस्ट ये अंधी होती है, इसके आंखों के आगे एक लेयर होती है, इसको बहुत कम दिखता है। शायद 90% इसके पास आई साइट नहीं होती। इसकी बॉडी बहुत हेवी टॉक्सिक से भरपूर होती है। इसको खाया नहीं जा सकता। ये फूड चेन में, गंगा के फूड चेन में टॉप पर होती है। जैसे मैंने कहा, गंगा की राजा है। जैसे जंगल में शेर होता है, उसको खाया नहीं जाता है, वैसे ही डॉल्फिन को खाया नहीं जाता है। डॉल्फिन उन स्पीसीज को खाती है जिसे मनुष्य नहीं खाता है। तो ये फूड चेन को बनाकर रखती है। जो मैं बात कर रहा हूँ इसके हिमालय से कैसे जुड़ा है, मैं उसके पहले आपको डॉल्फिन के एक दो फोटोग्राफ्स दिखाता हूँ। बहुत सुंदर से डॉल्फिन वास्तव में, ये आप देखेंगे, डॉल्फिन बस इतना निकल पाती है। ये मैक्सिमम डॉल्फिन जो निकल पा रही है बाहर, ये वो है। ये गंगा की डॉल्फिन है। ये इतना ही दिखती है। ये सबसे अच्छे लिए गए फोटोग्राफ्स में से है। इससे ज्यादा ये डॉल्फिन नजर नहीं आती। लेकिन डॉल्फिन का यहाँ पर होना, ये एक इंडिकेशन है कि जो सरस्वती नदी पर रिसर्च हो रही है कि सरस्वती एक हिमालयन रिवर थी या नहीं। इस पर जो बहस चल रही है दुनिया भर में कि सरस्वती का वास्तव में सोर्स क्या था, कहाँ से निकली थी। तो इस मीठे पानी की ये सूस है, डॉल्फिन है। ये 3 ही स्पीसीज हैं दुनिया में जो पाई जाती हैं। एक ये गेंजेस डॉल्फिन है। सेम यही डॉल्फिन इंडस रिवर में भी मिलती है, और इंडस रिवर में इसका मिलना ये इंडिकेट करता है कि ये जो वाटर सिस्टम था मीठे पानी वाला, हिमालयन रेंज वाला, ये कहीं ना कहीं आपस में जुड़ा हुआ था, एक था। तो जो लोग, जो स्कॉलर्स, जो साइंटिस्ट सरस्वती को लेकर रिसर्च कर रहे हैं और ये एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि सरस्वती एक हिमालयन रिवर थी, और जो हरियाणा, राजस्थान और गुजरात होते हुए समुद्र में जाती थी, वो उनके लिए ये डॉल्फिन, गंगा की डॉल्फिन एक बहुत बड़ा सबूत है, बहुत बड़ा प्रूफ है। वो इससे एस्टेब्लिश करने की कोशिश में लगे हैं कि कैसे गंगा की डॉल्फिन इंडस रिवर में भी मौजूद है। तो जैसा मैंने बताया कि वास्तव में जब फिशर कम्युनिटीज, जैसे हम ये बलिया की बात कर रहे थे, मैं थोड़ा सा पीछे फिर से चलूंगा, इलाहाबाद के आसपास, जहाँ पर मछुआरा कम्युनिटी उतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन एक जगह जरूर उसकी बात होनी चाहिए। वो अखबारों से दूर है जगह। इलाहाबाद और बनारस के बीच में एक जगह है, उसका नाम अदलपुरा है। अदलपुरा में शीतला माता का एक मंदिर है। ये मंदिर गंगा बेल्ट का एक ऐसा मंदिर है जो जिसको मछुआरा कम्युनिटी ऑन करती है, और ये मछुआरा कम्युनिटी ही इसकी मालिक है, और उसको वो लोग ही उसकी देखभाल करते हैं। और चूंकि ट्रेडिशन ऐसा है कि पूजा तो कोई पंडित ही कराएगा, इसलिए वो पंडित को नौकरी पर रखते हैं कि वो सिर्फ पूजा वो करा देगा। और यहाँ पर बहुत सारे कम्युनिटी के लोग आकर
खाना बनाते हैं और गंगा को चढ़ाते हैं। इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि उसने बहुत सालों तक हमारी पीढ़ियों को, हमारे पूर्वजों को पाला पोसा है। उसकी एक दो फोटो मैं दिखाता हूँ। उस पूरे क्षेत्र में आपको मिट्टी के चूल्हे नजर आएंगे ढेर सारे, और चूल्हा वहाँ यूज करना जो है वो फ्री है। और सॉरी, ये ऐसे ऐसे बहुत सारे चूल्हे बने हुए हैं उस पूरे प्रांगण में। ये बताता है कि इस एरिया में जो निषाद कम्युनिटी है, ये लोग मानते हैं कि श्री राम यहीं से गए थे, और जहाँ से उनके किसी पूर्वज ने उन्हें पार लगाया था, और उनका बहुत उनका बिलीव है इस बात पर। और इसको वो लगातार बुनते हैं। देखिए ऐसे सैकड़ों चूल्हे वहां पर देखने को मिलते हैं, जहाँ पर जो फिशर कम्युनिटीज और दूसरी कम्युनिटी के लोग भी आते हैं और इकट्ठे होते हैं। और ये एक इस तरह से उनकी कोशिश रहती है कि वो उसको नदी को धन्यवाद दें। तो ओके, तो ये इस तरह से वो इस चीजों में शामिल रहते हैं। जो भस्मी आती है, अस्थियां आती हैं, उसको मछुआरे लोग लेते हैं, और छलनी चांदी मिल जाता है। तो धीरे धीरे उनकी जो जीविका है वो बदलती जा रही है। लेकिन जैसा हमने कहा कि जब बिहार शुरू होता है, तो बिहार में आने के बाद जो स्थिति बदलती है वो बहुत अलग होती है। अब बिहार में आने के बाद जैसे डॉल्फिन की हमने बात की, लेकिन वास्तव में लोग करते कैसे हैं, कैसे गंगा को फिशर कम्युनिटी, जो फिशरमैन कम्युनिटी है और जो गंगा है, इनका आपसी जुड़ाव कैसा है, और कैसे एक दूसरे को नहीं, कैसे गंगा को इन्होंने बर्बाद किया, और कैसे उसकी इकोलॉजी को नष्ट किया है, और उसके बहाने कैसे अपने भविष्य को नष्ट कर लिया, उसकी एक छोटी सी झलक देखना बहुत बहुत जरूरी है। ये देखिए, ये एक नायलॉन का बना हुआ जाल है, इसे चट जाल कहते हैं। ये इतना बारीक होता है कि इसमें मच्छर भी फंस जाएगा। ये मोटे तौर पर इस जाल का उपयोग वहां पर लोग करते हैं। और इस जाल का उपयोग करने का नुकसान क्या होता है कि इसमें बड़ी मछलियां फंस जाती हैं, छोटी मछलियां फंस जाती हैं, यहाँ तक कि मछलियों के अंडे भी इसमें फंस जाते हैं। जब मछलियों के अंडे भी फंस जाते हैं, तो लोग अपने मतलब की मछली निकाल लेते हैं बाहर, और बाकी को फेंक देते हैं, जाल को साफ कर देते हैं। अनजाने में ही ये लोग अपने गंगा की पूरी इकोलॉजी को ही नष्ट कर देते हैं। और इसके बाद महाजाल लगाने की भी एक प्रैक्टिस होती है। ये जब महाजाल लगता है तो मछलियां इस तरह से आती हैं। और चूंकि वो कैसे हुआ आपको बताता हूँ आगे। ये महाजाल की तैयारी है पूरे गंगा बेल्ट में। जब डलता है पूरा महाजाल, तो बहुत बड़े पैमाने पर जो मछलियों को पकड़ा जाता है, और हर तरह की स्पीसीज को एक तरह से खाली कर देते हैं पूरा। और पहले सीजन में इसको करते थे तो गंगा थोड़ा झेल लेती थी, पर अभी अभी ऐसा नहीं है। उसके बाद ये आप देखेंगे कि बेम्बू से ये जो फिशरमैन है, ये क्या कर रहा है कि नदी में बांस को नीचे मार रहा है, क्योंकि जो पेड़ या झाड़ियां नीचे रहती हैं तल पर, उसमें मछलियां छुपी रहती हैं, तो वो जाल में नहीं आती। तो जब ये बांस से उसको हिट करता है तो वो ऊपर उभर के आती हैं, और फिर उनको पकड़ा जाता है, कोशिश की जाती है। ये ये इस तरह से बैम्बू प्रैक्टिस बहुत ज्यादा पूरे गंगा के बेल्ट में होती है। कुछ एक फोटोग्राफ्स मैंने नेट से लिए हैं, शायद इसका पिक्सल का थोड़ा इश्यू हो सकता है। लेकिन अभी जो थोड़ा चाइनीज टेक्नोलॉजी चूंकि सभी लोग यूज कर रहे हैं, तो ये भी कर रहे हैं। ये है करंट लगाने का सिस्टम। एक ये इसमें बैटरी का करंट होता है, और ये डंडे में बांध कर इसको नीचे डाल दिया जाता है पेड़ में। तो जहां पर मछलियां छुपी होती हैं, वहां तेज करंट फैलता है, और वो मर कर ऊपर आ जाती हैं। और इसको बहुत बड़े पैमाने पे शुरू कर दिया है। ये सब इनलीगल है, लेकिन लोग करते हैं। ये करंट के साथ इसको डालकर ये मर के ऊपर आ गई हैं मछलियां, और फिर इसको ये निकाल ले रहे हैं। तो इस तरह से वो करते हैं, क्योंकि फिशिंग खाली होती जा रही है।
इसके अलावा और भी ज्यादा अब हो रहा है, ब्लास्ट करने लगे हैं। ये जो झाड़न एरिया होता है, झाड़न उसको कहते हैं कि गंगा की जो धारा बह रही है वो कुछ एक पानी को छोड़ देती है और फिर अपने दूसरे रूट पर आ जाती है, तो उस जगह पर इकट्ठा करके जहाँ नीचे मछलियां हैं या पकड़ में नहीं आ रही हैं तो उसको वो ब्लास्ट करते हैं, और ब्लास्ट करने से बारूद की वजह से मछलियां मर जाती हैं और वो उसको फिर मार्केट में बेच देते हैं। हेवी पॉइजनस होती हैं, टॉक्सिक आ जाता है, और ब्लास्ट से जो भी हो सकता है कोई साइंटिस्ट ज्यादा बता पाएंगे कि कितना नुकसान होता है। आजकल टाइमिंग ब्लास्ट भागती भी हैं, वो भी जो है एक तरह से इसमें आ जाती हैं। ये तरीके हैं मछलियों को मारने के, और ये दुखद ये है कि ये इंडिविजुअल लेवल पर नहीं होते, ये बहुत मास लेवल पर होते हैं। महाजाल जब लगाया जाता है तो उसमें 100-200 मछुआरे शामिल होते हैं और बहुत बड़े पैमाने पर इसको घेरा जाता है और इसको लेकर विवाद होते हैं बहुत ज्यादा। तो इन सब चीजों का नुकसान जो हुआ वो ये हुआ कि गंगा पूरी तरह से मछलियों से खाली हो गई, इतनी ज्यादा खाली हो गई कि बंगाल तक गंगा में मछलियां नहीं हैं। आज जो बंगाल, चूंकि हमारे साथ बंगाल के बहुत से साथी जुड़े हुए हैं, और बंगाल में खाने के लिए मछलियों की सप्लाई आंध्र प्रदेश करता है, इवन नॉर्थ ईस्ट तक। बंगाल के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो अपने ही यहाँ खाने की मछली का प्रोडक्शन कर सके या नदियों में बचा सके। पोखर कल्चर बहुत ज्यादा था, वो अब खत्म हो गया है क्योंकि जमीनें पोखर से ज्यादा कीमती हो गई हैं। उसमें यदि कुछ बन जाएगा कंस्ट्रक्शन तो ज्यादा अच्छा रहेगा, सिर्फ पोखर भी कम होते जा रहे हैं। तो आंध्र प्रदेश में जो कल्चर सक्सेसफुल है उसकी वजह से ये सप्लाई यहाँ तक होती है। तो एक तरह से मछुआरों की हालत खराब होती चली गई। आप उनको अज्ञानता कह लें, अज्ञानता तो मैं नहीं कहूँगा, लालच ही है, क्योंकि ये कम्युनिटी अज्ञान कभी भी नहीं रही। इसका ट्रेडिशनल जो नॉलेज था गंगा को लेकर, नदियों को लेकर, वो बहुत गजब का है। इवन जो मैं आपको बता पा रहा हूँ थोड़ा बहुत मैंने इन्हीं लोगों से सुना और समझा है। मछुआरों की, चूंकि यहाँ पर मछुआरा संघ हो गए हैं तो थोड़ा सा 2 लाइन में इसका इतिहास समझना बहुत जरूरी है कि ये कैसे डिस्टर्ब हुआ। जब पहला फ्रीडम वार हुआ, स्वतंत्रता संग्राम जिसको हम कहते हैं 1857 का, और उसके सराउंडिंग्स में उसके बाद जो क्रांतिकारी हुए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी से उसके सराउंडिंग में लड़ते थे, तो कंपनी के पास नावें होती थी मूव करने के लिए अपनी, और या फिर वो लोकल जो मछुआरे होते थे उनकी मदद लेकर जाते थे इस पार से उस पार। और नाव में वो बैठते थे सैनिक, अंग्रेज सैनिक, और ऐसे बहुत सारे रेफरेंस आपको मिलेंगे, आप गूगल करेंगे तो भी, कि जब उस मछुआरे को पता चलता था कि ये फलाना गांव में जा रहे हैं और फलाना व्यक्ति को पकड़ने जा रहे हैं, कि वो क्रांतिकारी को, तो वो क्या करता था, उस नाव को बीच गंगा धारा में डुबो देता था और खुद तैर के निकल जाता था। और ऐसी घटनाएं इक्का दुक्का नहीं हुई है, बहुत ज्यादा संख्या में हुई। इतनी ज्यादा संख्या में इन्होंने मछुआरों ने अंग्रेज सैनिकों को मारा उस दौरान में, जब बहुत ज्यादा कत्लेआम किया जा रहा था और शासन सीधे ब्रिटिश की महारानी के अंडर में आया, उस दौरान ये घटनाएं बहुत लगातार घटी। उसका नुकसान इनको ये हुआ कि जब अंग्रेज सरकार थोड़ा स्टेबल हुआ मामला, तो इन्होंने मछुआरा कम्युनिटी को, निषादों को जरायम पेशा घोषित कर दिया, और जरायम पेशा घोषित कर देने से ये कभी भी एक मुख्य धारा में नहीं आ पाए। और इनके साथ आजाद भारत की सरकारों ने भी अच्छा व्यवहार नहीं किया और चीजें बिगड़ती चली गई। बहुत बाद में 60s में आकर इनका ध्यान रखा गया और इनको जरायम पेशा से निकाला गया। तो ये एक बहुत लंबा, जो ये 100-150 साल तक जो इनके ऊपर जो ठप्पा लगा रहा, उस ठप्पे ने इनको बहुत नुकसान किया। और उसका असर ये हुआ कि इनमें एक लिकर लेने का कल्चर बहुत ज्यादा बढ़ा, इनमें क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ा। और चूंकि जब आपको लगातार ही जरायम कहा जाता है, तो कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ी वैसा व्यवहार करने लगती है।
तो फिर उसके बाद 70 के दशक से इन्होंने दोबारा से मुख्य धारा में लौटने की और बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत बहुत थोड़ी सी संख्या है। तो हुआ क्या कि जब आजादी के समय तक भी पानी जमींदारी चला करती थी इस पूरे इलाके में। आप पानी में यदि मछली ले रहे हो तो आपको मुझे टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि मैं इस इलाके का जमींदार हूँ। इसका बहुत विरोध हुआ, बहुत आंदोलन किए और कई निषाद कम्युनिटी के लोग जेल गए और इस जमींदारी प्रथा को खत्म किया गया, पानी जमींदारी को। जब जमींदारी को खत्म किया गया तो उनकी हालत और खराब हो गई क्योंकि फिर कोऑपरेटिव आ गया, और जब कोऑपरेटिव आ गया तो इसने मछुआरों को और ज्यादा बुरी तरह मारा, क्योंकि पहले एक जमींदार था जो कुछ पैसा लेकर मछली पकड़ने देता था, और कोऑपरेटिव तो एक तरह से उसको समझ में आ गया कि मेरी राजनीतिक क्षमता कितनी है, तो वो एक ब्रोकर की तरह, दलाल की तरह व्यवहार करने लगा। और इस कम्युनिटी में बहुत सारे लोग, मछुआरे गरीब के गरीब ही रहे, लेकिन जो कोऑपरेटिव से जुड़े हुए लोग थे वो बहुत अमीर होते चले गए, क्योंकि गंगा में बहुत सारी मतलब फिशिंग के अलावा ही भी इतने तरह के काम होते हैं जो सिर्फ इस कम्युनिटी की देख रेख में ही संभव थे। और सारे लीगल इनलीगल चीजों में कोऑपरेटिव शामिल होने लगे, और चूंकि इनकी सदस्य संख्या बहुत ज्यादा होती थी, जैसे मैंने बताया आपको, बिहार में ही 1 करोड़ से ज्यादा मछुआरे हैं, और तो इनकी इनकी राजनीतिक ताकत थी जिसका ये पूरी तरह से फायदा उठाते थे। कॉर्पोरेट ने जो नुकसान किया तो इसका भी विरोध शुरू हुआ और आंदोलन शुरू हुआ कि ये कॉर्पोरेट तो और गरीब किए दे रहा है। तो इंदिरा गांधी ने प्रॉमिस किया कि इसको फ्री फिशिंग कर देते हैं, लेकिन कुछ सोच कर उन्होंने किया नहीं। बाद में इसको लालू यादव ने पलट दिया और फ्री फिशिंग चालू कर दी। फ्री फिशिंग का खेल थोड़ा समझ लीजिए, बड़ा रोचक सा है। पूरे गंगा बेल्ट में जो गंगा बह रही है वो फ्री फिशिंग है। गंगा के आसपास जो पॉन्ड है, जो तालाब है, उनमें फ्री फिशिंग नहीं है, उनमें नीलामी होती है, उसमें पैसा लगता है। वो पैसा कि वो नीलामी इन कॉर्पोरेट को ही मिलता है, संघ को ही मिलता है, जो मछुआरा समुदाय है। तो फ्री फिशिंग करने से क्या हुआ कि जो दूसरी कम्युनिटी के लोग थे, यादव वगैरह, जो लालू यादव ने जो ये निर्णय लिया, उसके पीछे जो उनका इंटेंशन था, उन्होंने अपने समर्थन, जो कम्युनिटी थी, मुस्लिम थे, यादव थे, उनको गंगा में जाने की परमिशन दे दी, क्योंकि फ्री फिशिंग है। अब जब फ्री फिशिंग हो गई तो सारे लोग आ गए। जब दूसरी कम्युनिटी के लोग आ गए तो दबंग लोग आ गए। वो दबंग लोगों ने फिर मछुआरों को मारना शुरू किया। और ये जो सेनाओं की लड़ाई जो आपने 90 के दशक में देखी बिहार में, जो निजी सेनाओं की लड़ाई, उसमें इनका बहुत बड़ा रोल होता था। तो मछुआरों की अपनी सेना होती थी, दबंगों की अपनी सेना होती थी। तो टापुओं को लेकर झगड़ा होता था, क्योंकि टापुओं का कोई सर्वे नहीं होता है। और टापुओं में क्या होता है कि जब फ्लड आ जाता है और टापू में पानी भर जाता है, तो उस पानी को वहीं रोक लिया जाता है, और दबंग उस पानी को वहीं रोक लेते हैं और निकलने नहीं देते हैं। तो उससे डॉल्फिन का चारा भी डिस्टर्ब होता है। खैर, वो एक बहुत अलग कहानी है। ये जो स्थिति बनती रही फ्री फिशिंग का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि रेवेन्यू नहीं देते थे वो लोग। सभी लोग खुले तौर पर मछली पकड़ रहे हैं, तो कानून व्यवस्था भी वहां ठप रहती थी, क्योंकि पुलिस भी ध्यान नहीं देती थी कि सभी के लिए फ्री फिशिंग है। मछुआरों को दबंग पकड़ लेते हैं, एक एक हफ्ते तक वहाँ किडनैप करके रखेंगे, उनसे खाना बनवाएंगे, या मछलियां छीन लेंगे, या आपकी नाव छीन लेंगे, नाव को 6-6 महीने तक डुबो के रखेंगे। ये बहुत आम घटनाएं हैं पूरे बिहार, और खासतौर पर उत्तरी बिहार के हिस्से की। ये एक 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 चेन सी थी जो चलती चली गई। इन सब का असर क्या हुआ, विस्थापन होने लगा। विस्थापन हुआ तो जो फिशर कम्युनिटी है वो मूव कर गई, वो सऊदी तक, चेन्नई तक, केरल में बहुत ज्यादा आपको मछुआरे मिलेंगे जो मजदूरी करते हैं, क्योंकि वहाँ डेली वेजेस बहुत ज्यादा है। बेंगलोर में बहुत ज्यादा है, दिल्ली में भी रिक्शा खींचते हुए बहुत लोग मिलते हैं, जो वास्तव में निषाद कम्युनिटी के लोग हैं। और ये लोग सीजन में वहां चले जाते थे, लेकिन अब सीजन में जाने का कोई फायदा नहीं रहा, क्योंकि फ्री फिशिंग होने की वजह से सीजन जैसी कोई चीज रही नहीं, साल भर मछली पकड़ी जाती है। तो जो एक 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 पीरियड होता है जिसको मछली पकड़ने से बैन, जिसमें रहा था, जिस
समय वो अंडे देती है उस समय पुराणों में भी ये मेंशन है कि उस समय मछली मत पकड़िए। नदी की इकोलॉजी को ध्यान में रखकर ये नियम बनाए गए हैं, लेकिन इनको कोई नहीं मानता। लालच इतना ज्यादा है कि हर कोई लगातार पकड़ना चाहता है। उसके पीछे कहानी भी बड़ी अलग है। जिसका ठेका है उसकी दबंगाई चलती है, और उस एक के लाइसेंस पर 100-500 लोग मछली, उसकी आधी उसको लाइसेंस वालों को देनी पड़ेगी। इस वजह से उस लालच में वो और ज्यादा खींचता है। उसको अपना सारा उस टैक्स देने के बाद उसको 150 रुपए प्रतिदिन मिल पाते हैं। इसका परिणाम ये हुआ कि बहुत गरीब कम्युनिटी डॉल्फिन भी पकड़ के खाने लगी। मजबूरी भूख कुछ भी करा सकती है, और जिसका परिणाम कैंसर और दूसरी बीमारियों के रूप में नजर आता है। ये जो विस्थापन सीजन महाजाल, इसका कोई फायदा नहीं हुआ, तो फिर उसका परिणाम क्या हुआ? स्थायी विस्थापन हो गया। लोग फिर लौट कर नहीं है। ये कम्युनिटी चली ही गई। जब चली गई, अब मजदूरी कर रही है, रेहड़ी पटरी। इनसे कुछ फोटोग्राफ्स आपको दिखाता हूँ जो फुल्की बेच रहे हैं या छप्पर लगाने का काम करते हैं। निषाद कम्युनिटी छप्पर में बहुत एक्सपर्ट होती है, छप्पर सेट करने में, और बुक बाइंडिंग में ये लोग बहुत एक्सपर्ट होते हैं। और पर ज्यादातर जो नए बच्चे हैं वो ज्यादातर फुल्की बेचते हुए नजर आते हैं, या रेहड़ी पटरी पे कुछ काम करते हुए नजर आते हैं, या कुछ छोटी मोटी दवाइयां बेचते नजर आते हैं। वो यही इनके पास वो स्थिति रह गई। लेकिन नुकसान क्या हुआ? इनके जाने से गंगा का, जो नदी का ट्रेडिशनल नॉलेज था, वो चला गया। मैं ट्रेडिशनल नॉलेज पर आऊं उसके पहले एक स्थिति बताता हूँ आपको कि क्राइम कैसे बढ़ता है। जब चीजें आपका हक आपसे छीन लिया जाए, आपका ट्रेडिशनल नॉलेज कोई मायने नहीं रख रहा है, नदी पे जो आपका अधिकार है वो अब आपका नहीं है, और मछलियां है ही नहीं, आपने खुद उसको नष्ट कर दिया। तो क्राइम कैसे होता है? मुंगेर एक बहुत अच्छा उदाहरण हो सकता है इसके लिए। मुंगेर में देखिए, असलाहा बनता है। मुंगेर हमेशा से प्राचीन समय से, प्राचीन भारत से ही हथियार बनाने की फैक्ट्री रहा है। वहाँ आज भी क्लस्टर हैं जो पिस्टल्स वगैरह बनते हैं। वहाँ की कम्युनिटी इनमें इन्वॉल्व रहती है। सरकार ने रोक लगाई तो वो लोग क्या करते हैं कि जो वो एक्सपर्ट हैं, कोई हैंडल बनाएगा तमंचे का, कोई सिर्फ पाइप बनाएगा, कोई सिर्फ स्प्रिंग बनाएगा, और इस तरह से एक पार्ट बनाने में कोई रोक नहीं है कि एक पार्ट किस चीज का है वो बना रहे हैं। ऐसे सारे लोग अपना अपना पार्ट बना लेते हैं, फिर नाव में बैठकर, फिर रात में सारी नाव पहुंच जाती है दियारा पर, और फिर दियारा में मिलकर उसको वो असेंबल करके जो है एक आपका ये कट्टा बना लेते हैं। और कहीं भी कोई क्राइम होता है तो उसका कनेक्शन मुंगेर से जुड़ा रहता है कि ये असला वहाँ का है, वो बना हुआ है। ये ऐसे सैकड़ों उदाहरण है जो गंगा के छाती पर इस तरह के काम किए जाते हैं। नक्सली मूवमेंट एक अलग विषय है, तो बहुत बड़ा है कि कैसे नक्सली मूवमेंट को गंगा के पे कैसे डेवलप हुआ और कैसे इसको सपोर्ट मिला, वो एक अलग चीज है। तो हम बात कर रहे थे ट्रेडिशनल नॉलेज की कि वो कैसे चला गया। क्योंकि एक बूढ़ा मछुआरा जो मुझे मिलता है, वो हाथ में पानी लेकर बता देगा कि इसमें छोना यानी कि मछली का बच्चा सरवाइव करेगा या नहीं करेगा, करेगा तो कितने दिन सरवाइव करेगा। वो सिर्फ हाथ में पानी लेकर बता देगा। उसको किसी यंत्र की जरूरत नहीं है। आप उसका वो ये उसकी बताई हुई चीजें हैं। मैं शायद आपको कुछ तस्वीर दिखा पाऊं, कुछ एक फिश की जो वो बताते हैं। और ये देखिए, ये कुछ मछुआरे लड़कों ने मिलकर झाल मुड़ी का ठेला लगा लिया हुआ है, और ज्यादातर लोग ये मजदूरी करते हैं, खाट बाट बुनने का काम करते हैं। ये देखिए, ये तिलपिया मछली है, गंगा में कुछ जगहों पे पाई जाती है, बहुत कम हो गई। मेडिसिन की तरह यूज किया जाता है क्योंकि बैक्टीरिया वायरस को दूर रखती है, ऐसा उनका मानना है। मेडिकल साइंस भी कहता है कि ये बहुत